नेक्स्ट टॉपिक क्या है? करोशन। पेज नंबर 106 में कैन यू रिकॉल दिया है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ मेंट बाय करोशन। इसका आंसर साइंस 1 का लेसन नंबर 3 में पेज नंबर 44 में नीचे दिया हुआ है। करोशन का मीनिंग आंसर क्या है? ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, दिस इज़ कॉल्ड करोशन। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैसेस है, मेटल जो है वो उस गैसेस के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और मेटल जो है वो डैमेज हो जाता है, इसी को कहते हैं करोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन द फॉलोइंग थिंग्स? ओल्ड आयरन बार्स ऑफ बिल्डिंग्स, कॉपर वेसल्स नॉट क्लीन फॉर लॉन्ग टाइम, old abandoned vehicles fit to be thrown away, and silver ornaments or idols exposed to air for a long time। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये सब यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर सराउंडिंग। जो बिल्डिंग का ओल्ड आयरन बार्स है वो जंग पकड़ता है, कॉपर वेसल्स भी उसी तरह, अगर लॉन्ग टाइम के लिए उसे क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें एक ग्रीनिश लेयर आ जाता है। और व्हीकल्स, एबंडन व्हीकल्स मतलब उसे यूज़ ही नहीं करता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो भी करोड़ हो जाता है, करोशन की वजह से वो ख़राब हो जाता है और वो यूज़ करने का लायक ही नहीं रह जाता है, उसे थ्रो करना पड़ता है। और सिल्वर ऑर्नामेंट्स और आइडल्स, आइडल्स का मतलब क्या है? मूर्ति। तो वो सिल्वर का जो ऑर्नामेंट्स है और मूर्ति जो है उसे भी अगर हवा में एक्सपोज करेंगे तो वो काला हो जाता है, इसी को कहते हैं करोशन। और करोशन के वजह से मेटल्स जो है वो डैमेज हो जाता है। पेज नंबर 106 में थिंक अबाउट इट दिया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैकिश वाइल कॉपर वेसल्स टर्न ग्रीनिश ऑन कीपिंग इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत देर तक अगर सिल्वर आर्टिकल और कॉपर वेसल्स को हवा में एक्सपोज करेंगे तो सिल्वर आर्टिकल जो है वो ब्लैक हो जाता है और कॉपर वेसल्स ग्रीनिश हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो आंसर क्या है? ऑन एक्सपोजर टू एयर silver articles turn blackish after some time. This is because of the layer of silver sulfide, that is Ag2S, formed by the reaction of silver with hydrogen sulfide in air। तो जब ये एयर में एक्सपोज किया जाता है सिल्वर आर्टिकल तो ये ब्लैक क्यों होता है? इसका रीज़न है सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और एक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड दैट इज़ Ag2S फॉर्म होता है सिल्वर आर्टिकल्स में। इस लेयर के वजह से जो सिल्वर आर्टिकल्स है वो ब्लैक दिखने लगता है। यू कैन सी इन दिस फिगर ब्लैक एंड सिल्वर वेसल। नेक्स्ट, कॉपर जो है वो ग्रीनिश क्यों हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड इन मॉइस्ट एयर रिएक्ट्स विद द surface of copper vessels. Copper loses its luster due to the formation of greenish layer of copper carbonate on its surface. This is called पैटिनेशन ऑफ कॉपर। उसी तरह कॉपर जब भी उसे एक्सपोज किया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम तो वो मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर के प्रेजेंस में कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म होता है? अ लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट दैट इज CuCO3 इज फॉर्म। और इस लेयर के वजह से जो कॉपर जो है इट लूजेस इट्स लस्टर, मतलब शाइन उसका चला जाता है और ग्रीनिश जैसे दिखाई देता है। दिस इज़ कॉल्ड पैटिनेशन ऑफ कॉपर। तो इसे क्या कहते हैं? पैटिनेशन ऑफ कॉपर। यू कैन सी ओवर USA में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था उसमें पहले कॉपर क्लैडेड था, मतलब इस स्टैच्यू में कॉपर का लेयर दिया गया था। अब वो 300 साल के बाद हवा में मॉइस्चर के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक ग्रीनिश हो गया है। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? पैटिनेशन ऑफ कॉपर। और एक ग्रीनिश लेयर के वजह से कॉपर का जो शाइन है, जो लस्टर है, वो चला गया है। अब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैसा दिखता है? ग्रीन कलर में दिखाई देता है। Corrosion of iron, that is rusting of iron articles, causes a large financial loss, which is a big problem. Iron reacts with moist air and a deposit of reddish substance Fe2O3.H2O is formed on it. This substance is called rust. जैसे सिल्वर और कॉपर का करोशन होता है उसी तरह आयन का भी करोशन होता है और करोशन ऑफ आयन को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयन।
बहुत सारा चीज़ जो है वो आयन से बनता है और करोशन ऑफ आयन के वजह से आयन जो है वो डैमेज हो जाता है, इस वजह से लार्ज फाइनेंशियल लॉस होता है विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अभी करोशन ऑफ आयन कैसे होता है, आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और इस वजह से एक डिपॉजिट फॉर्म होता है विच इज़ ऑफ रेडिश कलर। तो एक रेडिश सब्सटेंस का डिपॉजिट फॉर्म होता है आयन के ऊपर और ये रेडिश सब्सटेंस को क्या कहते हैं, रस्ट। और रस्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.H2O। यू कैन सी ओवर हियर इन दिस फोटो, जब आयन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक लेयर ऑफ रेडिश सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे कहते हैं रस्ट, और ये रस्ट के वजह से आयन जो है वो डैमेज होता है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन इट। तो एल्यूमिनियम का भी करोशन होता है व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एयर एंड इट गेट्स ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस वजह से एक थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम के ऊपर फॉर्म होता है। दिस इज करोशन ऑफ एल्यूमिनियम। थिंक अबाउट इट, ये पेज नंबर 106 में दिया है। क्वेश्चन क्या है, वाई डू प्योर गोल्ड एंड प्लैटिनम ऑलवेज ग्लिटर। तो आंसर है गोल्ड एंड प्लैटिनम आर नोबल मेटल्स, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर और मॉइस्चर, हेंस प्योर गोल्ड एंड प्लैटिनम ऑलवेज ग्लिटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, गोल्ड और प्लैटिनम भी मेटल है लेकिन आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम के जैसे ये इसका करोशन क्यों नहीं होता है, इसका ग्लिटर क्यों नहीं जाता है। बाकी सब मेटल जो है जैसे कि सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम जो है करोशन की वजह से उसका जो लस्टर है, शाइन जो है वो चला जाता है। ऐसा गोल्ड और प्लैटिनम के साथ नहीं होता है। रीज़न क्या है, गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो नोबल मेटल्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो एयर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, मॉइस्चर के भी साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसके लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद भी, बहुत सालों के बाद भी गोल्ड और प्लैटिनम का जो लस्टर है, शाइन है, वो नहीं चला जाता है क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, इस वजह से उसका करोशन ही नहीं होता है और वो डैमेज भी नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत सालों के बाद भी गोल्ड और प्लैटिनम ग्लिटर होता है, उसका शाइन टिका हुआ रहता है, लस्टर, इट डजंट लूज इट्स लस्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करोशन। पेज नंबर 106 में कैन यू टेल दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू स्टॉप द करोशन ऑफ मेटालिक आर्टिकल्स और नॉट टू अलाउ द करोशन टू स्टार्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेटालिक आर्टिकल जैसे कि सिल्वर आर्टिकल ब्लैक हो जाता है और कॉपर आर्टिकल उसमें ग्रीनिश लेयर फॉर्म होता है, आयरन में रस्ट पकड़ता है और एल्युमिनियम भी ऑक्सीडाइज हो जाता है व्हेन दे कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो मेटालिक आर्टिकल जो है उसका करोशन होता है, इस वजह से मेटालिक आर्टिकल जो है वो डैमेज हो जाता है, इस वजह से फाइनेंशियल लॉसेस होता है। तो कैन वी प्रिवेंट, करोशन को प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर कर सकते हैं तो उसका मेथड्स क्या है वही पूछा है। आंसर जो है वो पेज नंबर 106 में नीचे ही मिल जाएगा, कैन यू टेल के नीचे। तो आंसर क्या है, करोशन ऑफ मेटल्स कैन बी स्टॉप्ड बाय कीपिंग मेटल्स आइसोलेटेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग लेयर ऑफ पेंट, ऑयल, ग्रीस और वार्निश ऑन देयर सरफेस। तो करोशन ऑफ मेटल्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। मेटल्स क्यों करोड होता है, उसका करोशन क्यों होता है, डैमेज क्यों होता है, क्योंकि जब मेटल्स एयर और मॉइस्चर या एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो इट रिएक्ट्स एंड इट गेट्स ऑक्सीडाइज, उस वजह से मेटल्स जो है वो करोशन, उसका करोशन होता है, डैमेज हो जाता है। तो हाउ कैन बी प्रिवेंटेड, मेटल्स को जो है वो एयर और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए। उस if we prevent the contact of metals with air and moisture, तो corrosion of metals को prevent किया जा सकता है। what are the method by which metals जो है वो air और moisture के साथ contact में नहीं आए, यानी atmosphere के साथ में contact में नहीं आए, तो what are the methods to do that। तो methods क्या है, by applying a layer of paint, तो layer of paint apply कर सकते हैं, oil apply कर सकता है metal के ऊपर, ग्रीस और वार्निश अप्लाई कर सकता है मेटल के ऊपर, ताकि करोशन ऑफ मेटल्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा मेथड है जैसे कि गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग, टिनिंग, एलॉइंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब मेथड्स भी है जिससे करोशन ऑफ मेटल्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके बारे में विल बी स्टडिंग इन डिटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डन सो टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन विंडोज़ एंड आयरन डोर्स ऑफ योर हाउस। तो इसका आंसर है रस्टिंग ऑफ आयरन विंडोज़ एंड आयरन डोर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। तो अगर घर में आयरन का विंडोज़ है या आयरन का डोर्स है तो इसमें रस्ट नहीं होना चाहिए, जंग नहीं पकड़ना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, आयरन विंडोज़ और आयरन डोर्स को पेंट करना चाहिए। पेंट करने से आयरन विंडोज़ और डोर्स जो है वो जंग नहीं पकड़ेगा। यूज़ योर ब्रेन पावर, ये पेज नंबर 107 में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन वी परमानेंटली प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ एन आयरन आर्टिकल बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट ऑन इट्स सरफेस। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हम आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट का एक लेयर लगा दे तो क्या उसका रस्टिंग को परमानेंटली प्रिवेंट किया जा सकता है। इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के नीचे ही दिया हुआ है। तो आंसर क्या है, वी कैन नॉट प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स परमानेंटली फ्रॉम रस्टिंग by painting them. The method of painting is suitable for short time. If there is a scratch on the paint on the surface of the article and if a small surface of the metal comes in contact with air, the process of rusting starts below the surface of the paint. तो आंसर में क्या दिया हुआ है कि लेयर ऑफ पेंट अगर हम अप्लाई करें आयरन के ऊपर, आयरन आर्टिकल के ऊपर, तो उसका रस्टिंग जो है वो परमानेंटली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए वो यूज़फुल है। इसका रीज़न क्या है, अगर समझो उस पेंट में कोई स्क्रैच आ गया तो वो उस पर्टिकुलर स्क्रैच वाला एरिया का जो आयरन आर्टिकल है दैट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, तो वो स्क्रैच वाला एरिया का जो मेटल है इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर और वहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी ये रस्टिंग का प्रोसेस सिर्फ स्क्रैच वाला एरिया में ही नहीं रहेगा, वो प्रोसेस रस्टिंग विल स्प्रेड, पूरा आयरन आर्टिकल जो है उसमें पूरा स्प्रेड हो जाएगा। तो भले ही बाकी जगह में पेंट होगा लेकिन वो पेंट के नीचे ऑलरेडी दैट आयरन आर्टिकल विल हैव बीन रस्टेड। तो एक स्क्रैच की वजह से पूरा आयरन आर्टिकल में रस्ट पकड़ सकता है, इसके लिए पेंट लगाने से दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ एन आयरन आर्टिकल परमानेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई डू आयरन शीट्स अपीयर शाइनी। तो इसका आंसर है द आयरन शीट्स अपीयर शाइनी बिकॉज दे आर गैल्वेनाइज दैट इज कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो इफ़ यू सी मार्केट में अगर हम आयरन शीट्स देखेंगे तो बहुत शाइनी रहता है। तो ये शाइनी क्यों है, क्योंकि उसमें उसे गैल्वेनाइज किया गया है। गैल्वेनाइज का मतलब क्या है, एक जिंक का लेयर उसमें कोटिंग किया गया है और इस कोटिंग के वजह से दैट आयरन शीट जो है वो शाइनी रहता है, रस्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, corrosion can be prevented by putting a layer of non-corrodable metal on a corrodable metal. This can be done in many ways: galvanizing, tinning, anodization, electroplating, alloying. तो अभी इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आयरन शीट शाइनी क्यों है, क्योंकि उसमें जिंक का एक लेयर कोटिंग दिया गया है, इसके वजह से आयरन शीट जो है वो शाइन हो रहा है। यानी एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का लेयर देंगे तो वो रस्टिंग नहीं होता है। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि करोशन जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम जो मेटल का करोशन होता है उसके ऊपर नॉन करोशन वाला मेटल का लेयर अगर हम अप्लाई करेंगे तो द करोडेबल मेटल जो है उसका करोशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये जो है बहुत सारा मेथड है इसे करने के लिए। फर्स्ट मेथड क्या है, गैल्वेनाइजिंग। सेकंड मेथड क्या है, टिनिंग। थर्ड मेथड क्या है, एनोडाइजेशन। फोर्थ मेथड क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड फिफ्थ मेथड इज़ एलॉइंग। नेक्स्ट ये सब मेथड जो मैंने अभी बताया उसके बारे में डिटेल में स्टडी करता है वन एट अ टाइम। First method, galvanizing. In this method, a thin layer of zinc is applied to prevent corrosion of iron or steel, for example, shining iron nails, pins, etc. तो आयरन और स्टील आर्टिकल्स का करोशन प्रिवेंट करने के लिए उसमें एक जिंक लेयर का कोटिंग दिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जैसे कि शाइनिंग आयरन नेल्स, पिन्स एक्सेट्रा। इन सब में जिंक लेयर का एक कोटिंग दिया हुआ है ताकि उसका करोशन को प्रिवेंट कर सके। इन दिस मेथड करोशन ऑफ जिंक ऑकर्स फर्स्ट बिकॉज जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, बट आफ्टर अ फ्यू रेनी सीजन द जिंक लेयर गोज अवे and the inner iron gets exposed, then iron starts rusting. तो जिंक जो है वो पहले करोशन, उसका करोशन पहले होगा, उसके बाद आयरन का करोशन होगा। क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन आयरन।
पेज नंबर 97 में रिएक्टिविटी सीरीज दिया, यू कैन सी ओवर देयर जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयन। इस वजह से जिंक का करोशन पहले होगा, उसके बाद आयन का करोशन होगा। थोड़ा बहुत रेनी सीजन के बाद जो जिंक लेयर है वो निकल जाता है और अंदर का जो आयन है वो एक्सपोज हो जाता है, उसके वजह से आयन जो है वो रस्टिंग होने लगता है। इट डजंट हैपन वेरी सून, एटलीस्ट 40 ईयर्स टू 50 ईयर्स के बाद ही वो आयन जो है वो रस्ट होने लगता है। ये भी पेज नंबर 107 में फिगर दिया हुआ है, ये गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस दिखाया हुआ है। पहले जो भी आयन आर्टिकल्स हैं उसको कॉस्टिक में डाला जाता है क्लीन करने के लिए। कॉस्टिक का मतलब है हॉट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में उसे डिप किया जाता है, उसके बाद उसको निकाल के रिंस किया जाता है, यानी पानी में धोया जाता है। आफ्टर क्लीनिंग इट उसको वापस पिकलिंग किया जाता है। पिकलिंग का मतलब क्या है, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया जाता है। डिप करने के बाद उसे निकाल के वापस उसे पानी में रिंस किया जाता है, धोया जाता है। और धोने के बाद ये जो आयन आर्टिकल है उसको फ्लक्स सॉल्यूशन में डाला जाता है। व्हाट इज़ फ्लक्स सॉल्यूशन? जिंक अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला जाता है, उसे डिप किया जाता है। डिप करने के बाद उसे निकाल के उसे ड्राई किया जाता है। उसके बाद इसमें जिंक का कोटिंग अप्लाई किया जाता है। जिंक का कोटिंग अप्लाई करने के लिए उसे जिंक के बाद में डिप किया जाता है। डिप करने पर आयन आर्टिकल जो है उसके ऊपर जिंक का कोटिंग लेयर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद उसे कूल किया जाता है। नाउ वी हैव गॉट व्हाट, गैल्वेनाइज्ड आयन आर्टिकल। सो दिस इज हाउ गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस इज डन। सेकेंड मेथड क्या है, टिनिंग। इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ मोल्टन टिन is deposited on metals. We call this as कलाई। तो टिनिंग मेथड में मेटल्स के ऊपर मोल्टन टिन का एक लेयर अप्लाई करते हैं टू प्रिवेंट करोशन। इंडिया में इसे क्या कहते हैं, कलाई। A greenish layer forms on the surface of a copper or brass vessel. This greenish layer is poisonous. If buttermilk or curry is placed in such a vessel, it gets spoiled. Tinning is done to prevent all such damages. तो जो कॉपर या ब्रास वेसल है उसका इनर सरफेस में मोल्टन टिन का एक लेयर अप्लाई करते हैं। वाई? क्योंकि आफ्टर सम डेज कॉपर या ब्रास वेसल के अंदर एक ग्रीनिश लेयर फॉर्म होता है और ये ग्रीनिश लेयर जो है वो पॉइजनस है। इफ़ बटर मिल्क या करी को इस ग्रीनिश लेयर वाले कॉपर या ब्रास वेसल में प्लेस करेंगे तो बटर मिल्क और करी जो है वो ख़राब हो जाएगा। टू प्रिवेंट ऑल दिस डैमेजेस कॉपर या ब्रास वेसल के इनर सरफेस में टिनिंग किया जाता है। अभी टिनिंग जो है यू कैन सी इन दिस डायग्राम। फर्स्ट जो है, पहले स्टेप जो है, पहले कॉपर या ब्रास वेसल को क्लीन किया जाता है, उसमें से ग्रीस या फूड रेसिड्यू या डस्ट को निकालने के लिए। उसे साफ़ करने के बाद उस वेसल को ओपन फायर में हीट किया जाता है जब तक वो वेसल रेड हॉट ना हो जाए। जैसे ही वो रेड हॉट होगा उसी गर्म वेसल में टिन स्ट्रिप से स्क्रिबल किया जाता है और इमिजिएटली एक कपड़े से, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से उसे स्क्रब किया जाता है ताकि वो जो टिन लेयर जो है वो इवनली पूरा सरफेस में, इनर सरफेस में स्प्रेड हो जाए। और जैसे ही ये पूरा इनर सरफेस में पूरा टिन लेयर लग जाएगा तो इमिजिएटली उस वेसल को ठंडे पानी में डाला जाता है ताकि जो टिन लेयर जो अप्लाई किया है वो सॉलिडिफाई हो जाए and the inner surface of copper or brass vessel appears shiny. And this method जो है वो 6 से 7 महीने तक टिकते हैं। उसके बाद again you have to do tinning of the inner surface of copper or brass vessel. Third method क्या है, anodization. In this method metals like copper, aluminum are coated with a thin and strong layer of their oxide by means of electrolysis. तो एनोडाइजेशन मेथड जो है वो कॉपर मेटल और एल्युमिनियम मेटल में यूज़ किया जाता है। इस मेथड में कॉपर या एल्युमिनियम मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और इस वजह से कॉपर और एल्युमिनियम के ऊपर एक थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ द ऑक्साइड कोट हो जाता है और करोशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट?
कॉपर, अगर कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड का थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेयर कॉपर के ऊपर कोट हो जाएगा। इस वजह से कॉपर का करोशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। उसी तरह का हम एल्युमिनियम आर्टिकल लेंगे और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एल्युमिनियम आर्टिकल के ऊपर एक थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट हो जाएगा। इस वजह से एल्युमिनियम का करोशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। For this, copper or aluminum article is used as anode. Now, if you see in this diagram, एक टैंक है, टैंक के अंदर क्या है, एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और जो कॉपर आर्टिकल्स या एल्युमिनियम आर्टिकल्स जो है उसे एक हैंगर में हैंग किया जाता है एंड दीज कॉपर और एल्युमिनियम आर्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिप करना है। अभी एक पावर सप्लाई है, जो कॉपर या एल्युमिनियम आर्टिकल है वो हैंगर में हैंग किया गया है। उस हैंगर को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई का, तो जब करंट पास होगा तो ये जो कॉपर आर्टिकल या एल्युमिनियम आर्टिकल जो है इट विल एक्ट लाइक एनोड। उसी तरह जो टैंक है इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई। तो जब करंट पास होगा तो जो टैंक है वो कैथोड जैसे बिहेव करेगा। दिस इज़ हाउ एनोडाइजेशन इज़ डन। As this oxide layer is strong and uniform all over the surface, it is useful for the prevention of the corrosion of the metal. तो जब करंट पास होगा तो इन आर्टिकल्स, कॉपर आर्टिकल्स या एल्युमिनियम आर्टिकल्स के ऊपर ऑक्साइड लेयर का स्ट्रॉन्ग लेयर फॉर्म होगा और वो यूनिफॉर्मली उस आर्टिकल में स्प्रेड होगा, यानी इवनली उस आर्टिकल में स्प्रेड होगा। और इस ऑक्साइड लेयर के वजह से corrosion of the metal को प्रिवेंट किया जाता है। For example, when aluminum is anodized, the thin layer of aluminum oxide is formed. It obstructs the contact of the aluminum with oxygen and water. This prevents further oxidation. तो एक example दिया हुआ है, let us say that this articles are alumina. अगर हम aluminium articles को इस हैंगर में हैंग करेंगे और उसे एनोडाइज करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक थिन लेयर इस आर्टिकल्स में कोट हो जाएगा और इस वजह से, इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर के वजह से एल्युमिनियम मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन या वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, बिकॉज दिस ऑक्साइड लेयर ऑब्स्ट्रक्ट्स द कांटेक्ट ऑफ द एल्युमिनियम विद ऑक्सीजन एंड वाटर। इस वजह से मेटल का फर्दर ऑक्सीडेशन दैट इज़ corrosion को प्रिवेंट किया जा सकता है। दिस प्रोटेक्शन कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर ड्यूरिंग द एनोडाइजेशन। अभी इन आर्टिकल्स में एक लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म होता है। अगर समझो ये एल्युमिनियम आर्टिकल है तो एक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इस ऑक्साइड लेयर को थिकर बना सकता है। जब हम थिकर इसे बनाएंगे, जो लेयर है ऑक्साइड लेयर को अगर हम थिकर बनाएंगे तो जो करोशन को ज़्यादा टाइम तक प्रिवेंट किया जा सकता है। अभी इस लेयर को थिकर कैसे बनाते हैं, पावर सप्लाई को जो है, करंट को जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए इसमें पास करना है। तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए करंट इसमें पास होगा उतना थिकर ऑक्साइड लेयर इसमें कोट हो जाएगा। इस तरह एनोडाइजेशन करके कॉपर या एल्युमिनियम मेटल का करोशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। फोर्थ मेथड क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन दिस मेथड अ लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस मेथड में इलेक्ट्रोलिसिस करके मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल का एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम एक बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर सोल्यूशन है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और इस इलेक्ट्रोलाइट में दो चीज़ डिप किया हुआ है, एक तो सिल्वर प्लेट और दूसरा है एल्युमिनियम स्पून। जो सिल्वर प्लेट जो है इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और जैसे करंट पास होगा तो जो सिल्वर प्लेट है इट विल एक्ट लाइक एनोड और जो एल्युमिनियम स्पून है इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और जैसे करंट पास होगा तो जो एल्युमिनियम स्पून है इट विल एक्ट लाइक कैथोड। अभी जैसे ये जो सिल्वर प्लेट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर एटम, आयन से नहीं बना, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स के ऊपर चार्ज नहीं रहता, आयन्स के ऊपर चार्ज रहता है। तो सिल्वर प्लेट में क्या है, सिल्वर एटम्स है और जैसे करंट पास होता है तो ये सिल्वर एटम जो है इट लूसेस वन इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल पास फ्रॉम हियर और जैसे ही सिल्वर एटम लूसेस वन इलेक्ट्रॉन वो क्या बन जाता है, सिल्वर आयंस, दैट इज़ Ag+ आयंस फॉर्म होता है
और ये Ag+ आयन जो है इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड, यानी वो कैथोड के तरफ जाता है। और जैसे ही Ag+ आयन कैथोड के तरफ आता है तो ये जो सिल्वर एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था इट इज़ टेकन अप अगेन बाय दैट सिल्वर आयन। तो ये सिल्वर आयन विल एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन, और सिल्वर आयन जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इट बिकम्स सिल्वर एटम, यानी वो चार्ज निकल जाएगा। और जैसे ही सिल्वर आयन सिल्वर एटम हो जाता है इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन दिस एल्यूमिनियम स्पून। इस तरह करंट कंटिन्यूसली पास करके जो एल्यूमिनियम स्पून को है एंटायरली एक लेयर ऑफ सिल्वर से कोट किया जाता है। यानी ये एल्यूमिनियम स्पून जो है वो दिखता सिल्वर जैसा है, लेकिन इट इज़ नॉट मेड अप कम्प्लीटली ऑफ सिल्वर, वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है, सिर्फ एक कोटिंग दिया हुआ है सिल्वर का। उसी तरह ऑर्नामेंट्स भी जो रहता है वो दूसरे मेटल से बनाया जा सकता है, और उसके ऊपर भी गोल्ड का प्लेटिंग किया जा सकता है, एक लेयर अप्लाई किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग। तो एग्जाम्पल्स क्या है? सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग। फिफ्थ मेथड क्या है? एलॉइंग। What is the definition of alloying? The homogeneous mixture formed by mixing a metal with other metals or non-metals in certain proportion is called an alloy. तो alloy क्या है? जब ये metal को metals के साथ या non-metals के साथ सर्टन प्रपोर्शन यानी एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में अगर उसको मिक्स करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ एकदम कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, और ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर को कहते हैं एलॉय। होमोजेनियस का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे कि पानी में अगर हम नमक डालें तो नमक जो है वो पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। Majority of the metallic substance used presently are in the form of alloys. The main intention behind this is to decrease the intensity of corrosion of metals. तो आजकल दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा मेटालिक सब्सटेंस जो है वो एलॉय से बनता है। क्यों? इसका मेन इंटेंशन क्या है? करोशन ऑफ मेटल का इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए। अभी दो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, एक तो ब्रॉन्ज़ है, दूसरा स्टेनलेस स्टील है। ब्रॉन्ज़ किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज़ इज़ एन एलॉय फॉर्म्ड फ्रॉम 90% कॉपर एंड 10% टिन। तो ब्रॉन्ज़ इज़ एन एलॉय, किसका एलॉय है? कॉपर और टिन। और ये कॉपर और टिन का जो प्रपोर्शन है मिक्स करने के लिए वो कितना है? 90% ऑफ कॉपर लेना है और 10% ऑफ टिन। जब ये इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वी गेट द एलॉय ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज स्टैचूज़ डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन। तो बहुत सारा स्टैचूज़ जो है ब्रॉन्ज से बनता है। क्यों ब्रॉन्ज से बनता है? क्योंकि वो सन और रेन से अफेक्ट नहीं होता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय मेड फ्रॉम 74% आयरन, 18% chromium and 8% carbon. Stainless steel does not get stains with air or water and also does not rust. तो स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? आयरन, क्रोमियम और कार्बन का। इसका प्रोपोर्शन क्या है? आयरन का 74%, क्रोमियम का 18% और कार्बन का 8%। अभी स्टेनलेस स्टील का मेन एडवांटेजेस क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है वो एयर और वाटर के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो उसमें स्टेन्स नहीं फॉर्म होता है और रस्ट भी नहीं पकड़ता है। इन रीसेंट टाइम्स वेरियस टाइप्स ऑफ एलॉयज आर यूज्ड फॉर मिंटिंग कॉइन्स। तो आजकल जो कॉइन्स है वो भी एलॉय से बनता है। डायग्राम इज़ गिवन इन पेज नंबर 108। 108 में ये डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे कॉइन्स जो है वो किससे बना हुआ है? आजकल जो कॉइन्स है वो किससे बना हुआ है? एलॉय से। कॉइन्स मेड फ्रॉम वेरियस एलॉयज। डू यू नो, ये पेज नंबर 108 में दिया हुआ है, व्हेन वन ऑफ द मेटल्स इन एन एलॉय इज मर्क्यूरी द एलॉय इज कॉल्ड एमलगम। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एमलगम, जिंक एमलगम एक्सेट्रा। तो अगर कोई एलॉय में एक मेटल मर्क्यूरी होगा तो उस एलॉय को एमलगम कहते हैं। जैसे कि सोडियम एमलगम में सोडियम और मर्क्यूरी यूज़ किया है, इसके लिए उसे सोडियम एमलगम कहते हैं। उसी तरह जिंक एमलगम एलॉय में जिंक और मर्क्यूरी यूज़ किया, इसीलिए उसे जिंक एमलगम कहते हैं। सिल्वर एमलगम वॉज अर्लियर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। गोल्ड एमलगम इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। तो पहले सिल्वर एमलगम डेंटिस्ट यूज़ करते थे। जब ये दांत में कैविटीज़ होता है तो उस कैविटीज़ में फिलिंग करने के लिए सिल्वर एमलगम यूज़ किया जाता था बाय डेंटिस्ट। उसी तरह गोल्ड माइन से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए गोल्ड एमलगम यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्या है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये भी पेज नंबर 108 में दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर द वेरियस एलॉयज यूज्ड इन डेली लाइफ, वेयर आर दोज यूज्ड। तो हमारे डेली लाइफ में ऐसा कौन सा एलॉयज यूज़ करते हैं और वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, दैट यू हैव टू राइट इन द आंसर। तो इसका आंसर क्या है, गोल्ड विथ सिल्वर और कॉपर इज़ यूज्ड इन गोल्ड ज्वेलरी, प्योर गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट फॉर रेगुलर वेयर, टू मेक इट मोर ड्यूरेबल एलॉयस ऑफ गोल्ड इज़ यूज। तो जो ज्वेलरी बनता है, अगर समझो उसे प्योर गोल्ड से बनाया जाएगा तो प्योर गोल्ड जो है वो बहुत सॉफ्ट है, इससे बना हुआ ज्वेलरी जो है वो आसानी से टूट जाएगा। तो इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गोल्ड में या तो सिल्वर मिक्स किया जाता है, नहीं तो गोल्ड में कॉपर मिक्स किया जाता है। और ये जो एलॉय ऑफ गोल्ड है, इसे गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है टू मेक इट मोर ड्यूरेबल। सेकेंड एग्जाम्पल, मैनी ऑफ अ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एज दे डोंट रस्ट। तो हमारे घर में जो बर्तने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से रस्ट नहीं पकड़ता। थर्ड वाला क्या है, कॉइन्स आर मेड अप ऑफ वेरियस एलॉयज। तो आजकल जो कॉइन्स मिलता है वो एलॉय से बनता है। और ये क्यों एलॉय से बनता है, उसका रीज़न नीचे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट द एलॉय यूज फॉर मिंटिंग कॉइन शुड हैव। तो आंसर है, एलॉयज यूज फॉर मिंटिंग कॉइन should be corrosion resistance and bright in color. They should also be hard and withstand resistance. तो जो कॉइन जो एलॉय से बनता है वो करोशन नहीं होता है उसका, जल्दी से ब्राइट भी रहता है एकदम, और एकदम हार्ड रहता है एंड विथस्टैंड रेजिस्टेंट। इस वजह से आजकल जो कॉइन्स मिंट किया जाता है वो एलॉय से बनता है। इससे हमें ये पता चलता है कि बाय गैल्वेनाइजिंग और बाय टिनिंग, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एलॉइंग करने से परमानेंटली करोशन को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन करोशन को काफ़ी सालों तक, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए प्रिवेंट किया जा सकता है बाय ऑल दिस मेथड।